ओवल में पहला वनडे मैच जीतने के बाद अब भारतीय टीम लॉर्ड्स की लड़ाई के लिए मैदान पर उतरेगी, यानी कि जाहिर सी बात है दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी तैयारी भारतीय टीम कर चुकी है। हालांकि सिर्फ एक दिन का गैप बीच में था, लेकिन इस एक दिन के गैप में भारतीय टीम ने जो कमियां नजर आई उसको भरने की कोशिश की, और साथ ही जो ताकत दिखाई जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और साथ में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने, उस ताकत को अब ताकतवर बनाने की कोशिश करेगी पूरी की पूरी भारतीय टीम मैनेजमेंट। और इसी इरादे से वो लॉर्ड्स के मैदान पर उतरेंगे कि न सिर्फ मैच जीता जाए बल्कि सीरीज भी अपने नाम की जाए। अब भारतीय टीम के वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो लॉर्ड्स के बोर्ड पर अपना नाम लिखवा पाएंगे, क्योंकि लॉर्ड्स में जब भी आप मैदान पर उतरते हैं आपके जहन में एक ही चीज होती है, आप मैदान पर या तो शतक लगाएं या फिर आप 5 विकेट लें ताकि बोर्ड पे आपका नाम आए। और ये एक ऐसा ऑनर है जो कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हासिल करना चाहता है। और भारतीय टीम में कई यंगस्टर हैं, मसलन वो सूर्य कुमार यादव की बात कर लें हम, या ऋषभ पंत की बात कर लें, ये सभी चाहेंगे कि लॉर्ड्स के बोर्ड पर उनका नाम है। और अगर बोर्ड पर नाम आने लायक प्रदर्शन वो करते हैं तो एक बात तो तय है कि हम सीरीज लॉर्ड्स में ही जीतने वाले हैं। अब लॉर्ड्स की लड़ाई इंग्लैंड की साख के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इस पर बातचीत करेंगे। भारतीय टीम क्या लॉर्ड्स में ही सीरीज सील कर पाएगी, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अयाज मेमन सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो इस समय अलीबाग में हैं और बरसात में फंसे हुए हैं। साथ ही मुंबई की बरसात में फंसे हुए सबा करीम हमारे साथ हैं। और बरसात ऐसी है जहां पे टोपी नहीं बचा पाएगी दोनों लोगों को, इनको छाता लेके मैदान में चलना पड़ेगा। बट वो छाते की फील शायद वो ले रहे हैं मुंबई में अलग अलग कमरों में बैठ के। लेकिन ये टोपी जो है, टोपी ट्रांसफर कैसे होगी सबा भाई? इंग्लैंड की जो टोपी पहनाया गया है, भारत ने पहनाई जिस तरह से टोपी उनको ओवल में, लॉर्ड्स में क्या इंग्लैंड टोपी ट्रांसफर कर पाएगी या हार की टोपी इंग्लैंड के सर ही रहेगी? इस समय जो फॉर्म नजर आया है भारत का, उससे तो मुझे यकीन है कि लॉर्ड्स में ही ये डिसाइड हो जाएगा कि श्रृंखला कौन जीत रहा है। और यहाँ पर जो मजबूत टीम जो मुझे नजर आ रही है, बैलेंस टीम जो नजर आ रही है, वो भारत है। मैं मानता हूँ कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा मजबूत है, विशेष करके जो रूट और जॉनी बेयरस्टॉ, बेन स्टोक्स के आने के बाद, पर उनकी गेंदबाजी अभी भी कमजोर है। अगर हम कल के मैच की अगर हम बात कर ले राजीव, तो अगर इन्हीं कंडीशंस में इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करता तो मुझे लगता नहीं है कि वो भारत को इतने कम स्कोर में ऑल आउट कर पाता, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक जो है उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। मैं मानता हूँ कंडीशन फेवरेबल थे पेस बॉलिंग के लिए, पर वो कला आनी चाहिए उस प्रकार के कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। मेरे विचार में वो क्वालिटी अभी भी इस इंग्लैंड टीम के पेस बॉलिंग अटैक में नहीं है। इसी वजह से कल के मैच में उन्होंने 2 लेफ्ट आर्म सीमर और जेमी ओवरटन को खिलाया था। वो वेरिएशन लाने की कोशिश की गई थी, पर तब भी इन तीनों पेस बॉलर्स में उतना अनुभव नहीं है और वो क्वालिटी नहीं है। अगर हम अपने भारतीय सीमर्स के तरफ देखें तो अगर इसी वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम एनालाइज करेंगे दोनों टीमों को, तो इस समय हमारी टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। और अगर फ्लैट कंडीशन भी मिलते हैं, और मुझे लगता है कि लॉर्ड्स में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, कंडीशन इतने ज्यादा फेवरेबल होंगे नहीं, पर तब भी निश्चित रूप से इंडिया ही फेवरेट होगा। सर, थिंकिंग कैप पहननी पड़ेगी आपको लग रहा है इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट को? उनको समझ नहीं आ रहा वो करे क्या? हालांकि आप दोनों लोग शायद इस बात के संकेत दे रहे हैं, खासतौर से माइकल वॉन जैसे इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, कि थिंकिंग कैप अपनी ऑन कर लें। वसीम जाफर तो अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अयाज सर, आप और सबा भाई भी इनडायरेक्टली देना चाहते हैं जवाब इंग्लैंड को, क्योंकि जब सीरीज शुरू हो रही थी तो इंग्लैंड की तमाम मीडिया कह रही थी कि हम 3-0 से हरा देंगे। T20 में तो ऐसा हुआ नहीं, और वनडे में शुरुआत कुछ वैसी ही हो गई। सोचने पर मजबूर कर दिया है इंग्लैंड को, और खास करके जॉस बटलर कैप्टन को, और जिस तरह से इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी दिक्कत में है फिलहाल इंग्लैंड टीम। T20 सीरीज हारी, हालांकि तीसरी गेम जीतने के बाद ऐसा लगा कि शायद मोमेंटम उनके साथ में होगा, लेकिन पहले वनडे में जैसे हमने देखा तो चारों खाने चित हो गए। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने विकेट्स निकाली, शमी ने, और फिर रोहित शर्मा ने बैटिंग की। तो मुझे लगता है एक्चुअली सबा ने काफी बताया बॉलिंग के बारे में, किस तरह से वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे अगर टॉस साथ देती या नहीं कर सकते थे, क्योंकि पर मुझे लगता है कि उनकी खासियत जो है फिलहाल, जो ताकत है, वो बॉलिंग में नहीं है। उनके पास स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन वगैरह जैसे गेंदबाज ओडीआई में नहीं खेलते हैं। ये जो है काफी नए खिलाड़ी है। उनकी ताकत जो है वनडे टीम की फिलहाल है जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर, मोइन अली। उनके बल्लेबाज अगर चलते हैं तो वो टीम जीत सकती है। लेकिन जैसा हमने T20 में भी देखा, ना बैटिंग चल पाई, गेंदबाजी भी जो है जो स्ट्रगल की,
और वनडेज में भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। और कल की मैच में जैसे हमने देखा था, जॉस बटलर ने तो ओपन भी नहीं किया था। तो एक तरह से जिम्मेदारी लेने की वजह से वो अपने आप को मिडिल ऑर्डर में ला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ खास फायदा हो रहा है इंग्लैंड के लिए। लेकिन अयाज सर, आपके ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूँ चार्ली चैपलिन की फोटो है शायद। और जी हाँ, बिल्कुल है। क्या बुमराह ने इंग्लिश बल्लेबाजों को एकदम चार्ली चैपलिन बना दिया? बोलने नहीं दिया, सिर्फ आप एक्ट कर सकते हो वहां पे, जो चार्ली चैपलिन बनाया नहीं थे। चार्ली चैपलिन बहुत बड़ा कलाकार था, और जी जिस तरह से जो वैरायटी थी उनमें कला की, वो वैरायटी हमने कल बुमराह में देखी। भले ही कंडीशंस फेवर कर रहे थे, जिस तरह से लाइन डालना, कौन सी लेंथ, कहाँ से गेंद को अंदर लाना है, कहाँ से स्ट्रेट थ्रू जा रही है, तो ये सब मुझे लगता है कि इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ, और ये 2 साल 12 महीने फैली हुई है, टेस्ट मैचेस में देख लें, जसप्रीत बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर, T20 में जसप्रीत बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर। अब ऐसे लग रहा है कि ओडीआईज में भी जसप्रीत बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर बनेंगे। और मुझे लगता है कि ये साल जो है, ये इनका नंबर 1 अव्वल नंबर का गेंदबाज बनने की जो बता रहा है कि अब तक 3-वे फाइट थी पैट कमिंस, कगिसो रबाडा और जसप्रीत बुमराह के बीच कि कौन है सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज। मुझे लगता है इस दौरे के बाद, अब ये सीरीज खत्म होने तक देखते हैं क्या होता है, पर मुझे लगता है कि शायद जसप्रीत बुमराह जो है सबसे आगे निकल जाएंगे। सभा भाई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल जो उनका जो दर्जा बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। सभा भाई, क्योंकि पेस बॉलर्स की बात शुरू हो गई, तो इनिशियली लॉर्ड्स की पिच से बात शुरू कर लेते हैं। लॉर्ड्स की पिच का जो स्लोप है, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में? क्योंकि इंग्लैंड को तो आदत है स्लोप में गेंदबाजी करने की। क्या इस स्लोप का फायदा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भी उठा पाएंगे? आपने भी वहां क्रिकेट खेली हुई है, अयाज सर ने तो बहुत क्रिकेट कवर की है। स्लोप हमेशा बहुत डिस्टर्ब करता है वहां पे टीमों को, खासतौर से प्रसिद्ध कृष्णा जैसे नए गेंदबाज हो जो खेले नहीं है वहां पे। कैसे आप देखते हैं उस स्लोप का कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है इस मैच? वाइट बॉल क्रिकेट मुझे लगता नहीं कि उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा होगा राजीव। वाइट बॉल क्रिकेट ऐसे भी, अब चलिए 2 नई गेंदें यूज होती हैं, थोड़ा एक्सटेंडेड बॉल जो है वो अच्छी रहती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बॉलर्स। और वाइट बॉल क्रिकेट में इन सब चीज़ों का महत्व कम हो जाता है। और अगर कुछ आपको मदद मिलेगी भी, तो हमारे पेस बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए। हमारे पास 3 क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं, उसके ऊपर से आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, फिर हमारे पास 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं, युजवेंद्र भाई आप तो हराने के बाद डराने लगे अब इंग्लैंड को। माइकल वॉन सुन रहे होंगे आपको। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है कि इसी प्रकार की सोच के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए। मैं तो यहाँ सोच रहा हूँ इंग्लैंड के जो कोच है मैथ्यू मॉट, उनके बारे में कि उनको वाइट बॉल क्रिकेट का कोच बनाया गया इंग्लैंड टीम का, और उन्होंने T20 श्रृंखला हारने के बाद एक बहुत बड़ी बात कही थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया फाइट बैक करेगा, इंडिया एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ उतरेगा मैदान पे। पर उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा फेरोसिटी, मतलब इतनी ज़्यादा तीव्रता के साथ वो मैदान में उतरेंगे। और इसी तीव्रता ने इंग्लैंड टीम को सरप्राइज किया T20 में, और कुछ इसी प्रकार का आक्रामक रवैया ने सरप्राइज किया इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में भी। तो यहाँ से वापस मुड़ने की आवश्यकता है नहीं भारत को। अगर इसी प्रकार से हम कल का मैच भी खेलेंगे, तो मुझे विश्वास है कि दूसरा मुकाबला भी हमें जीत लेना चाहिए, और एक दिवसीय श्रृंखला भी हमें अपने नाम कर लेनी चाहिए। अयाज सर हमारे साथ हैं इस समय। अयाज सर, एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सभा भाई हमेशा इस बात का जिक्र कर रहे हैं पूरे इंग्लैंड सीरीज में, और वो बात है कि हमारा जो इंटेंट है, जो अप्रोच है, और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदल दिया हमने T20 सीरीज से। हमने देखा हम बहुत एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या उसकी वजह से इंग्लैंड बैकफुट पर है? क्योंकि ये वही टीम है 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बनती है, T20 में उनको दुनिया की बेस्ट टीमों में शुमार किया जाता है, लेकिन सडनली इंडिया का जो अप्रोच है और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जब से उन्होंने बदला है, वो ऐसा लग रहा है दबोचने के फिराक में रहते हैं अपनी ओपोनेंट टीमों को। देखिए, मेरे ख्याल से अब इसके अलावा ज्यादा चॉइस नहीं है, आपको जाके टोटल क्रिकेट खेलना होगा। जैसे, और ये इसकी शुरुआत, इसका आगाज हुआ था एक्चुअली इंग्लैंड से ही 2015 के वर्ल्ड कप के बाद। जिस तरह से वहां उनका बुरा हशर हुआ और इयन मॉर्गन कैप्टन बने, तो उन्होंने पूरी पॉलिसी जो है या फिलोसफी जो है बदल दी। और फिर वहां से हमने देखा कि 4-5 साल के अंदर उन्होंने 4 साल के अंदर वर्ल्ड कप भी जीता। अब सब टीम जो है कुछ ना कुछ वही कोशिश कर रही है, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, कि आपको प्रेशर बनाते ही रखना है। 50 ओवर की गेंद हो या मैच हो या 20 ओवर की, फ्रॉम बॉल 1 टू लास्ट बॉल, आप ये नहीं है कि आप लेट अप कर सकते हैं। तो हर किसी की यही कोशिश होती है। इंडिया भी जो है अब इसी फलसफे पे चल रही है।
प्रॉब्लम या जो चैलेंज उठता है कि आप किस तरह से एग्जीक्यूट करते हो। एक तो ये फिलॉसफी है, उसके बाद आप किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हो। टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि इंग्लैंड ने बखूब इसको एग्जीक्यूट किया रेड बॉल क्रिकेट में, पर वहां पर अलग कैप्टन थे। एटलीस्ट T20 में बेन स्टोक्स ने कैप्टनसी नहीं की थी, वहां पर बेन स्टोक्स कैप्टन थे और ब्रेंडन मैकलम थे, और वहां पर पूरा एक तरह से टर्न अराउंड हो गया इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट का। इंडिया को भी बहुत बड़ी मार्जिन से शिकस्त दी। अब ये चैलेंज है, देखना है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी क्या उसी तरह का कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी टीम ऐसी है जो 2 कदम पीछे जा सकती, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल क्रिकेट का माहौल ही बदल गया है। आप टेस्ट क्रिकेट जो है इन स्पेल्स, मैं नहीं कहता हूं कि पूरा दिन 90 ओवर आप T20 जैसा खेलते हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिलेगा, जैसे इंग्लैंड ने बताया, अगर गेंद मैच संभालनी है तो बेयरस्टो और रूट ने डिफेंसिवली भी खेला, लेकिन जैसे ही मौका मिला वो ऐसे खेलते थे जैसे T20 मैच है। तो इस तरह से आप पहले अपनी विकेट्स प्रोटेक्ट करें, फिर मौका मिले आप सामने वाले पर किस तरह से हावी हो सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढना। ये बेसबॉल का बहुत डिबेट हो रही है कि बेसबॉल है क्या। मुझे लगता है कि ये टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एट एवरी स्टेज। ये नहीं है कि हम एक सेशन पूरा जो है या 2 सेशन जो है पहले न्यू बॉल को सी ऑफ कर देंगे, फिर हम पार्टनरशिप बनाएंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे तेजी करनी है। नहीं, आपको 10 ओवर का स्पेल मिला, आप 10 ओवर में 50-60 रन कैसे जोड़ सकते हो और प्रेशर सामने वाली टीम पे कैसे डाल सकते हो, ये टैक्टिक है टेस्ट क्रिकेट में। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो मेरे ख्याल से टोटल क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं वही हो रहा है। सभा भाई, क्योंकि इंडियन टीम की थोड़ी पहली बात कर लें, कोई चेंज एक तो मुझे नहीं लग रहा होगा। एक चेंज है जो विराट कोहली फिट है तो वो आ जाएंगे अंदर। प्रसिद्ध कृष्णा को एक और मौका मिलेगा, आपको लग रहा है? सिर्फ एक और ही नहीं, कई सारे मौके उनको मिलने चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि वो पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा इमर्जिंग पेस बॉलर के रूप में उन्होंने साबित किया है अपने आप को, और इसी वजह से वो इस समय टेस्ट टीम के भी हिस्सा है। क्योंकि उनके पास एक तो लंबे कद के खिलाड़ी हैं, वो हार्ड लेंथ बॉल डाल सकते हैं, उनके पास गति है, वो एक्स्ट्रा बाउंस वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए और उनको कई सारे मौके मिलने चाहिए। और देखिए, जो एयाज ने बात की है कि आक्रामक रवैया क्या होता है, आक्रामक रवैया सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं होना चाहिए, आक्रामक रवैया होना चाहिए तीनों जो क्रिकेट के जो एस्पेक्ट है उसमें, बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी में भी, और फील्डिंग में भी जी। और हाँ, और बैटिंग में तो ज़रूर है। और मुझे लगता है कि आप फील्डिंग में क्या अप्रोच दिखा सकते हैं, कि आप फील्ड सेटिंग किस तरह से कर रहे हैं, आप फील्ड में आप अटैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है, कप्तान किस तरह से टीम को लीड कर रहा है। उसके साथ साथ मैंने ये बात पहले भी कही थी कि किस तरह के प्लेयर्स को आप चुन रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारत ने सही सिलेक्शन किया है, कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला नहीं है इसमें राजीव। जो हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पास 5 रेगुलर बॉलर्स, उसके बाद हार्दिक पांड्या एक 6th बॉलर के रूप में खेल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीमें जो हैं वो थोड़ा बहुत डिफेंसिव हो जाती हैं टीम के चयन में, उनको लगता है कि नहीं, हमारी बल्लेबाजी में और गहराई होनी चाहिए, मतलब तो वो अपने सभा भाई, आपकी बात का निष्कर्ष है कि जब से हार्दिक पांड्या जुड़े, आपकी टीम की अचानक ताकत बढ़ गई है 6 बॉलिंग ऑप्शन आने के बाद, और जडेजा आ गए तो फिर टीम का संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आप रेगुलर 5 बॉलर के साथ मैदान में उतर सकते हैं, और 6th बॉलर आपके पास हार्दिक पांड्या है, तो ये फिर आपके पास ऑप्शंस कितने सारे हो जाते हैं। आपके पास कम से कम 5 बॉलर्स हैं और पांचों के पांचों विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, उसके ऊपर से आपके पास हार्दिक पांड्या है। इसका मतलब ये भी है कि जो 6 प्लेयर चुने जा रहे हैं एक बल्लेबाज के रूप में, इन 6 का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ही को रन बनाने होंगे। ये बहुत ही एक आक्रामक रवैया है, तो ये भी एक माइंडसेट दर्शाता है रोहित शर्मा का, भारतीय टीम का। बल्लेबाजी के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें एकजुट होकर ही दिशा हमें दिखाएंगी कि आने वाले समय में विश्व कप का प्रिपरेशन हमारे लिए किस तरह का होना चाहिए, और कुछ हद तक उस तरफ भारत ने कदम उठा लिया है। और मैं तो ये देखना चाह रहा हूं कि क्या भारत एक तरह से नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है कि नहीं। बिल्कुल। एक जमाने में 300 जो था वो नया 250 था, क्या भारत 350 नया 300 बना सकता है कि नहीं, एक अच्छे विकेट में क्या 350 से भी आगे जा सकता है कि नहीं। जहाँ पे कंडीशन बहुत कठिन है जैसे कल के थे, वहां पर आपको थोड़ा बहुत संभल कर बैटिंग करनी होती है, वो निर्भर करता है बॉलिंग यूनिट के ऊपर। और उसके अलावा जहाँ पे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रही है, वनडे क्रिकेट हो रही है, फ्लैट विकेट मिल रहे हैं, आपको अटैक करते ही रहना होगा। अयासुर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना, देखिए आक्रामक, जैसे सभा ने बिल्कुल करेक्टली बताया है कि ये नहीं है कि आप ब्लाइंड हिटिंग करें, बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं इसका एक उदाहरण दूं आपको कि ब्रेंडन मैकलम, जिनकी अभी बहुत वाहवाह हो रही है, सब उनका ये उदाहरण देते हैं कि किस तरह से उन्होंने बदलाव लेके आया इंग्लैंड क्रिकेट टीम में। वो एक्चुअली एक मैच में 300 बनाए मैच बचाने के लिए अगेंस्ट इंडिया, टेस्ट मैच में।
जी याद है 300 रन बनाए, पूरा दिन बैटिंग की थी, 1.5 दिन बल्कि टेस्ट मैच बता। तो ये नहीं, आप परसेंटेज गेम ऐसे खेलते हैं कि आपको जीतना तो है ही, एक्टिविटी जो है आपकी वो जीत की तरफ ही होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप विकेट फेंक के चले जाए। जैसे हमने देखा जिस तरह से रूट ने खेला पूरी सीरीज में और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, तो वो एक एंकर बन गए हैं। बेयरस्टो का तो उनको बोनस मिल गया कि इस तरह का पर्पल पैच आ गया बस बेयरस्टो का। और ये भी मैं जैसा बिल्कुल 100% सही बताया सभा ने कि इट्स ओनली नॉट अबाउट बैटिंग। गेंदबाजी में आप देखें, तीसरी इनिंग जो टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की थी, उसमें बेन स्टोक्स ने आके 4 विकेट निकाली और वहीं पे कोलैप्स हो गया हमारा और मैच वहां से बन गई इंग्लैंड के लिए, वरना वो मैच एटलीस्ट ड्रॉ हो सकती थी। तो किस तरह से फील्ड सेटिंग की, क्या लाइन ऑफ अटैक है, किस तरह का अटैक चाहिए, आप शॉर्ट पिच गेंद डाल के उनको ट्रैप किए, और किस तरह से जो सोच है कि अल्टीमेटली भले ही हमारी पोजीशन ऐसी थी उस वक्त इंग्लैंड की कि ऐसा लग रहा था कि या तो मैच ड्रॉ होगी या इंडिया जीतेगी, लेकिन इंग्लैंड नहीं जीत सकती है। तो गेम को किस तरह से टर्न अराउंड करना वो बड़ी बात थी। ऐसे क्योंकि लॉर्ड्स का रिकॉर्ड भी भारत का बेहद शानदार है, तो क्या हम सीरीज यहाँ पर सील कर सकते हैं? जो परफॉर्मेंस हमने देखा है, 4 मैच हम खेले हैं, 3 मुकाबले हमने जीते हैं लॉर्ड्स में और 1 मैच टाई हुआ है। कैसे आप देखते हैं लॉर्ड्स एक ऐसा मैदान जो बहुत लकी है इंडियन टीम के लिए? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, कौन से ऐसे 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी लग रहे हैं जो आपको लॉर्ड्स की जो ऑनर बोर्ड है उसमें नाम आ सकता है? मेरे ख्याल से पहला नाम तो नहीं, एक तो ये है कि क्या सीरीज जीत क्योंकि ना विराट का नाम है अभी तक, ना रोहित शर्मा का नाम है। सर हाँ, तो देखिए मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि क्या मैच जीत सकती है नहीं, या साथ में सीरीज बिल्कुल जीत सकती है। मेरे ख्याल से मोमेंटम ऑफ पूरा इंडिया के साथ है, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस अंदाज से, और मैं ये बताऊं कि बैलेंस और डेप्थ जो है, गहराई है टीम में, 2 ऑलराउंडर्स के होने की वजह से, हार्दिक के आने से एक आपको तेज बॉलिंग ऑप्शन भी मिल गया और एक फिनिशर भी मिल गया, और जडेजा जो है स्पिनर ऑप्शन भी है और बैट्समैन भी है, स्पेशल बैट्समैन। तो इतनी गहराई इंग्लैंड के पास है नहीं, होम कंडीशंस है। जहां तक कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं बोर्ड पे, डेफिनेटली रोहित शर्मा का सबसे अव्वल नंबर आता है, ओपनिंग बैट्समैन भी है, इन फॉर्म है, जिस तरह से पहली मैच में खेले, शायद वो इसी इरादे से उतरेंगे कि मेरा नाम आना चाहिए वहां पर। लेकिन सबका इंतजार या सबकी आंखें होगी विराट कोहली की तरफ, क्योंकि उनसे रन्स की बहुत अरसे से उम्मीद है, और अब तो आलोचना इतनी हो रही है, डिबेट बन गया है। दिखा दीजिए कि ऑनर बोर्ड के यहाँ नाम लाना है इस बार, ऑनर बोर्ड पे नाम। हाँ, तो दिखाना तो चाहिए, अगर वो दिखा देते हैं तो फिर तो सब सवाल खत्म हो जाएंगे वहीं के वहीं। लेकिन मेरे ख्याल से ऑनर बोर्ड ही जवाब है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जो पहली मैच के हीरो थे, वो दोनों ही मुझे लगता है कि, क्योंकि एक तो ओपनिंग बैट्समैन है, एक ओपनिंग बॉलर, और कंडीशन थोड़ा भी हेल्प दी। मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह से अब काफी भय आ गया होगा इंग्लैंड के बैट्समैन को, क्योंकि टेस्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की, T20 में अच्छी की, और इसमें तो पूरा सफाया कर दिया पहले वनडे में। क्या सभा भाई ये होता है, दहशत होती है? आपने भी इतने फास्ट बॉलर्स को खेला है, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, क्या दहशत होती है? ड्रेसिंग रूम में चर्चा होती है जब आप इन गेंदबाजों को खेलते हैं, जैसे कि बुमराह ने किया? क्या बुमराह की चर्चा हो रही होगी ड्रेसिंग रूम में? और उसी से सवाल पहले मेरे उसका दे दीजिए कि आपको क्या लग रहा है ऑनर बोर्ड में किसका नाम आ सकता है इंडियन टीम से? मुझे तो विराट लग रहा है, पता नहीं क्यों। अगर विराट खेलेंगे तो फिर मुझे भी उम्मीद है कि नाम आना चाहिए। नहीं तो रोहित शर्मा हो गए, शिखर धवन हो गए, जनरली आप टॉप ऑर्डर को ही देखते हैं इन 2-3 खिलाड़ियों में से, क्योंकि इनके पास 50 ओवर है, ढेर सारे रन बनाने का, तो इनका नाम ऊपर आ सकता है। गेंदबाजी में जो अच्छे फॉर्म में है, मोहम्मद शमी एक और कैंडिडेट है, उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह के बारे में अयाज ने कहा, तो इन दोनों के पास मौका मिलेगा। तो ये 4-5 खिलाड़ी हैं जो जिनका नाम आ सकता है। अब रही बात क्या दहशत फैलाने का काम किया है कि नहीं जसप्रीत बुमराह ने, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये सारी बातें होती नहीं है ड्रेसिंग रूम में राजीव। इंग्लैंड को लेकिन सभा भाई आप भी बताते थे कि जब शोएब अख्तर और वकार या वसीम पीक पे थे तो ओपन करने आपको भेज दिया जाता था, तो ये एक चर्चा, एक दबाव तो होता ही था। नहीं, वो जमाना अलग था, वहां पर तैयारी कुछ हो नहीं पाती थी। पर वो भी है कि जब आप जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो आप दहशत में बल्लेबाजी नहीं करने जाते हैं, तब आप विश्वास के साथ बल्लेबाजी करने जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर इंग्लैंड के साथ ये भी होगा कि जो टेस्ट मैच हुआ था वहां पर जसप्रीत बुमराह को उतनी सफलता मिली नहीं थी। तो इस तरह की कई सारी बातें होती है। देखिए, अंत में आपको ध्यान ये देना होता है एक बल्लेबाज के रूप में कि आपकी तैयारी क्या है, क्या जो जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं। जसप्रीत बुमराह के पास कौन कौन सा वेपन है जिससे वो आपको तंग कर रहे हैं, या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया है, उसको कोप करने के लिए क्या आपने तैयारियां की हैं कि नहीं। उनके वीडियो को वॉच करना, उनके लेंथ को वॉच करना, उनके सीम पोजीशन को वॉच करना, क्या आप कुछ क्यू आप मिस कर रहे हैं कि नहीं मिस कर रहे हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। अंत में जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपका प्रयास यही होगा
कि आप भी चढ़कर बल्लेबाजी करें अपने अपने टीम के लिए। अब ये अलग बात है कि अंत में कॉन्टेस्ट किस प्रकार का होगा, पर हाँ निश्चित रूप से इस समय लय जो है वो भारत के पास है। या सर, क्योंकि बात इंडियन पेस बॉलर्स की हो रही है, क्या जोस बटलर ओपन कर सकते हैं? क्योंकि जो पहला वनडे मैच था सबसे अच्छा अगर किसी ने बुमराह और शमी और प्रसिद्ध कृष्णा को खेला तो वो जोस बटलर थे। क्या ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है? हालांकि सभा में इशारे से मना कर रहे हैं, बट आपकी क्या सजेशन है? क्योंकि अगर वो T20 में ओपन करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि वो जॉनी बेस्टो के साथ ओपन करें, और जेसन रॉय तो वैसे भी फॉर्म में नहीं है। मेरे ख्याल से जेसन रॉय का बड़ा झटका लगा इंग्लैंड को, क्योंकि वो एक्चुअली उनके वनडे स्पेशलिस्ट भी थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन। वर्ल्ड कप 2019 में काफी, बल्कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी उन्होंने। वो फॉर्म कहीं भी नजर नहीं आया अब तक के। क्या जॉस बटलर ओपन कर सकते हैं? बहुत बार ओपन किया है, कर सकते हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी भी है एज अ कैप्टन, और ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि इयन मॉर्गन ने जो टीम छोड़ के गई है, वो अब सब उम्मीद करते हैं कि उसी अंदाज में खेलेगी और वही रिजल्ट्स लाएगी। और ये दोनों हमेशा सही होना या करेक्ट इन प्लेस पड़ना ये जरूरी नहीं है। तो जॉस बटलर मेरे ख्याल से ये डिपेंड करेंगे ज्यादा जो रूट और जॉनी बेस्टो पर, टॉप ऑफ द ऑर्डर, फर्स्ट टॉप ऑर्डर के लिए, और फिर अपने आप को रखेंगे एज अ मिडिल ऑर्डर को होल्ड करना, और फिर फिनिशिंग जो फिनिशर के अंदाज में खेल सकते हैं। क्योंकि आप देखें मोइन अली को भी इन लोग नीचे खिला रहे हैं 6 या 7 पे। तो मेरे ख्याल से जो थिंकिंग है वो ये है कि ऊपर का जो है हिस्सा, फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स, वो रूट और बेस्टो और रॉय अगर चल पड़ते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। फिर उनके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स, जो बटलर और मोइन अली जो है वो कर सकते हैं अच्छा स्ट्रॉन्ग फिनिश। तो मेरे ख्याल से ये टैक्टिक होगी उनकी। समा भाई, आखिरी 2 सवाल। एक पहला मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या इंग्लैंड आदिल रशीद की कमी खल रही है? लेग स्पिनर, बड़े एक्सपीरियंस वनडे बॉलर। पाकिस्तान हालांकि लेग स्पिनर एक टीम में रखा है, बट उनको खिला नहीं रहे। आदिल रशीद होते तो पहली चॉइस होते वो खेलने के लिए। क्या एक क्वालिटी स्पिनर वनडे क्रिकेट में मिस कर रहा है इंग्लैंड? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है राजीव, मिस जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आदिल रशीद उनके एक लोन ऐसे स्पिनर है जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है इंग्लैंड के लिए। उनका नहीं रहना, उसकी कमी जरूर महसूस कर रहा है इंग्लैंड। मुझे तो लगता है कि एक आपको रेगुलर स्पिनर चाहिए इस टीम में, उसके साथ साथ आप मोइन अली को भले खिला लें। यहाँ पर जो बैलेंस है टीम का, वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, पर आपकी जो बॉलिंग यूनिट है वो थोड़ी कमजोर है। पर ये नया अप्रोच है इंग्लैंड का, एक वो भी एक रीबिल्डिंग स्टेज में है, उनको भी हमें समय देना होगा। और ऑयन मॉर्गन इस समय कप्तानी नहीं, उन्होंने वो रिजाइन कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वक्त मिलना चाहिए अभी जॉस बटलर को टीम को रीबिल्ड करने में। उनके कोच भी नए आए हैं, तो नए नए खिलाड़ी को अभी भी वो ट्राई आउट कर रहे हैं। समा भाई, तो आप पहला प्रेडिक्शन कर दीजिए, 2-0 लॉर्ड्स। हाँ हाँ जरूर, मुझे तो विश्वास है कि 2-0 होना चाहिए। मैं उम्मीद तो ये कर रहा हूँ कम से कम फुल मैच मिले, ऐसा ना हो कि फिर से मैच जल्दी खत्म हो जाए। यार सर, ये तो बड़ा, सभा भाई भी माइकल मॉन हो गया इंडिया के, तो सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि ओवर तो पूरा खेल के दिखाओ पहले। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? जिस तरह से पहले, हाँ मेरे ख्याल से देखिए, जिस तरह से उनकी बैटिंग मुझे काफी हल्की लग रही है और अनसेटल्ड लग रही है। हालांकि जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर, मोइन अली, ऑन पेपर बहुत ज्यादा ताकत है। और ये इनका एक जो की प्लेयर है वो नहीं चल पड़ा अब तक, वो है लियम लिविंगस्टन, जो मैच विनर माना जाता है विद द बैट, और थोड़े से सरप्राइज बॉलर भी है क्योंकि लेग स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बट नो कंपैरिजन विद आदिल रशीद। और वो उनको अब खटक रहा है, क्योंकि आदिल के 4 ओवर T20 में या 10 ओवर ODI में बहुत कीमती होते हैं। तो उनके पास ऐसा गेंदबाज है नहीं। और लियम लिविंगस्टन जो मैच विनर है विद बल्लेबाज, अब तक तो कोई मैच जिताया नहीं है फिलहाल इस सीरीज में। तो ये इनके लिए प्रॉब्लम है जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सभा भाई आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक संदेश है कि रोहित भाई, जीतो लॉर्ड्स की लड़ाई, और ये लड़ाई आप तभी जीतेंगे जब आप ओवल जैसा परफॉर्मेंस एक बार फिर मैदान पर दिखाएंगे। और सभा भाई ने तो इंग्लैंड को चैलेंज कर दिया है कि आप पहले पूरा ओवर खेल के दिखाएं, ऐसा ना हो कि मैच 50 ओवर के बजाय 25-25 ओवर का हो जाए और वन साइडेड हिंदुस्तान मैच जीत जाए। क्योंकि जो धमक दिखाई है भारतीय टीम ने, वो धमक का एहसास आपको लॉर्ड्स में भी नजर आएगा। क्योंकि मैदान दोनों लंदन में ही है, ओवल की बात कर लें या लॉर्ड्स की बात कर लें, सिर्फ ट्यूब बदलना पड़ता है। सभा भाई दिमाग रखेंगे, और ट्यूब पे हम लोगों ने बहुत घूमा है, तो पता है कौन सी ट्यूब ओवल से लॉर्ड्स जाती है और कौन सी जल्दी पहुंचेगी। तो भारतीय टीम तो जल्दी पहुंचना चाहेगी, लॉर्ड्स अब ये देखना पड़ेगा इंग्लैंड कौन सी ट्यूब पकड़ती है और किस तरह से वो लॉर्ड्स की लड़ाई में किस अप्रोच के साथ मैदान पर उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।
है।